वेलकम बैक टू यू एंड एजुकेशन चैनल में आज आपके लिए एक अच्छा 12वीं के फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 3 और 5 के लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि यूनिट 3 से एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 4 एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूनिट 5 से 4 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे। तो हम इन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप ध्यान से देखिए और इनको याद कर लीजिए, जिसमें से सही विकल्प चुनकर लिखिए। इनमें से पहला क्वेश्चन है, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर ओरस्टेड ने की। नेक्स्ट है, धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है तो वोल्ट मीटर बनता है। इसका नेक्स्ट है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है कुंडली के तल के लंबवत होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जो यहाँ पर दी हुई है उनमें से। नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण E तथा चुंबकीय क्षेत्र परिमाण B में क्या संबंध है? तो इस संबंध को इधर बताया गया है, B बराबर E/C होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग है? तो इन चार ऑप्शन में से सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग परावैंगनी किरण है। अब आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, एक त्वरित आवेश चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती है। अगला है, पराबैंगनी प्रकाश देने वाले लैंपों के बल्ब किसके बनाए जाते हैं? आपसे ये क्वेश्चन एक वाक्य में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको याद कर लें अच्छे से, क्योंकि एक वाक्य वाले आपको सही विकल्प वाले आपको हो सकता है रिक्त स्थान में आ जाए। तो इसका आंसर है, क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं। अगला है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। संट हमेशा डॉट डॉट क्रम में जोड़ा जाता है, तो संट हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, एक न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर डॉट 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 गॉस के तुल्य होता है, तो किसके बराबर होता है? 10⁴ गॉस के बराबर होता है। अब आते हैं सत्य असत्य पर। तो इसका पहला है, संट सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो ये असत्य है, संट श्रेणी क्रम में जुड़ा नहीं होता है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है, एम्पियर का नियम सभी धाराओं के लिए सत्य है। तो हाँ, बिल्कुल एम्पियर का नियम सभी धाराओं के लिए सत्य होता है। इसका फॉल्स है, इसका ट्रू है। नेक्स्ट है, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं? तो नहीं, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं, ये फॉल्स है। इसके बाद नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती है? नहीं, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, माफ कीजिए, गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? हाँ, गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ये सत्य है। नेक्स्ट है, विस्थापन द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का कार्य करती है? तो विस्थापन द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का कार्य करती है, हाँ, ये सत्य है। अब आई आपकी सही जोड़ियां। आप एक काम करते जाइए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप चाहे तो, अगर आपके पास समय है तो आप इनको लिख भी सकते हैं, वरना आप ऐसे स्क्रीनशॉट से भी याद कर सकते हैं। इससे आपकी टाइम की बचत भी होगी। टाइम को बचाने के लिए मैंने आपको आंसर भी इधर प्रोवाइड किए हैं, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए, सारे आंसर एकदम सही है। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें सही जोड़ियों का, मैंने इधर इनके आंसर लिख दिए हैं। अब आते हैं एक वाक्य वाले उत्तर पर। तो इसमें पहला है, एक शब्द या एक वाक्य में आप इनको लिख सकते हैं एग्जाम में कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति या परास लिखिए। तो मैंने आप यहाँ पे लिख दी है 10⁹ से 5 × 10⁵ हर्ट्ज तक होती है। इसके अलावा अगला है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मूल स्रोत त्वरित विद्युत आवेश और दोलायमान आवेशित कण होता है। अगला है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो पृथ्वी तल का ताप वर्तमान ताप की अपेक्षा कितना होता? तो वर्तमान ताप की अपेक्षा कम होता। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये तीनों ही लिख दिए हैं, आप इनमें से कोई भी लिख देगा वो सही रहेगा। मैंने यहाँ पर तीनों ही आपके लिए लिख दिए हैं। नेक्स्ट है, धारावाही विद्युत पाश के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर ये मैंने सूत्र लिख दिया है। नेक्स्ट है, दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो तो उनके मध्य लगने वाला बल कौन सा होगा? तो उनके मध्य लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। अब आते हैं आपके लिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन, जो कि मैंने यूनिट 3 से लिए हैं।
पहला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? इसका एसआई मात्रक व विवरण लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के में अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज बल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आसान भी है, तो आप इसको जरूर कर लेना, हो सकता है आपको ये अथवा में ही रखा हुआ मिल जाए। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। नेक्स्ट है चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। नेक्स्ट है दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? अगर आपके पास इनके आंसर नहीं है और अगर आप आंसर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको इसके आंसर चाहिए, तो मैं आपको वो भी वीडियो या टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके अलावा नेक्स्ट है चल कुंडल धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? इसके अलावा नेक्स्ट है अमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। चल कुंडल धारा मापी को रुद्धोल किस प्रकार बनाते हैं? इसके अलावा नेक्स्ट है एम्पियर का परिपथ नियम क्या है? एम्पियर का परिपथ नियम आप जरूर कर लेना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। मैक्सवेल का पेच या स्क्रू का नियम भी बहुत आसान और इम्पोर्टेंट है, आप इसको कर ले। नेक्स्ट है यांत्रिकी और विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या अंतर है? तो आप 2 या 3 अंतर लिख लेना, याद कर लेना, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? इसका ग्राफीय निरूपण समझाइए। वैसे तरंगों से ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यूनिट 5 से पूछा जाना नहीं है, तो आप इनको ना भी करें तो जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इनमें से एक वाक्य वाला क्वेश्चन या एक शब्द में क्वेश्चन इनसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा। जैसे कि हो सकता है मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ 2 नंबर का लिखा हुआ है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दृश्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य परास लिखिए, एक वाक्य वाले या एक शब्द वाले क्वेश्चन में। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनको बनाकर 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, क्योंकि और इनका मैंने आंसर भी लिख दिया है। दृश्य तरंगों का आंसर ये है, इनकी तरंग दैर्ध्य परास, और सूक्ष्म तरंगों की मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब आपके लिए आते हैं यूनिट 3 और 5 का सेट बी। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों को कर लेते हैं तो इनके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं भी करते हैं तब भी आपका ये समझ लीजिए कि आपकी पूरी यूनिट कवर हो चुकी है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके सही विकल्प का पहला क्वेश्चन है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेश विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल है, तो ये इसका का आंसर है। नेक्स्ट है एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ होगा, तो कण का पथ एक सरल रेखा में होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है? तो अवरक्त किरण या विकिरण की आवृत्ति सबसे कम है। पांचवा है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग इसका ये हो जाएगा। अगला है कि दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि है, तो दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। रिक्त स्थानों पर आते हैं, तो रिक्त स्थान में पहला है विस्थापन धारा ... में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, तो विस्थापन धारा विद्युत क्षेत्र या फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए ... तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो उस अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी तल से ओजोन परत की लगभग ऊंचाई, तो ये कितना लिखा है 30,000, माफ कीजिए आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये मुझे भी नहीं दिख रहा है, 30 से 50 किलोमीटर होती है। हाँ। नेक्स्ट है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को ... कहते हैं, तो उसे लॉरेंज बल कहते हैं। देखिए लॉरेंज बल की परिभाषा 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही आसान है, आप इसको थोड़े और वर्ड्स बढ़ाकर आप किताब में कहीं पर देख लीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है लॉरेंज बल की कितनी सिंपल परिभाषा है, इसको एक वाक्य में या रिक्त स्थान में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में ध्रुव प्राबल्य का मात्रक है, तो एम्पियर इंटू मीटर होता है। सत्य असत्य पर आते हैं। पहला है विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने की थी, तो हाँ बिल्कुल विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने की थी। नेक्स्ट है ऊष्मा की संवेदनशीलता परावैगनी तरंगों द्वारा होती है, नहीं।
ये असत्य है, आपका फॉल्स है। गामा किरणों की विभेदन क्षमता अधिकतम होती है, तो सत्य, बिल्कुल सत्य है। गामा किरणों की विभेदन क्षमता अधिकतम होती है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई पद्धति में इकाई वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तो हाँ, इसकी इकाई यही होती है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, सत्य, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है, नहीं होती है, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। ये मैंने आपको यहाँ पर सही जोड़ियां दे दी है और इनके आंसर भी मैंने इधर पूरे लिख लिए हैं, तो आप इनको विशेष तौर पर याद कर लेना, क्योंकि कई बार हम लोग मान में गड़बड़ कर जाते हैं, तो मान को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है एक वाक्य के क्वेश्चन में आते हैं। तो एक वाक्य में पहला है सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास लिखिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट है दूर संचार में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं, तो दूर संचार में माइक्रो या सूक्ष्म तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो पृथ्वी तल का ताप वर्तमान ताप की अपेक्षा कितना होता, बिल्कुल कम ही होता। नेक्स्ट है धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए, तो आप इसको नोट करके अच्छे से याद कर लेना। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको लिख लिख के याद करना है। जब आप लिख के याद करते हैं तो आपको ज्यादा जल्दी और ज्यादा देर तक याद रहता है। नेक्स्ट है धारामापी की कुंडली के बीच में नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखा जाता है, तो कुंडली को रुद्धोल बनाने के लिए रखा जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रुद्धोल बनाने के लिए। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कितना आवेश होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर शून्य हो जाएगा। अब आते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आप जरूर कर लेना, बहुत ही आसान भी है। अगला है चुंबक संबंधी गॉस नियम लिखिए, तो चुंबक संबंधी गॉस नियम आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, तो 2 नंबर का आना है, तो आप एक दो गुण याद कर लेना। नेक्स्ट है चुंबकीय द्विध्रुव से क्या अभिप्राय है, इसके उदाहरण लिखिए। अगला है पार्थिव चुंबकत्व से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय याम्य उत्तर को परिभाषित कीजिए। अगला है चल चुंबक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। ये आपको ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चन कठिन है, लेकिन 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चन है, आपको एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है किन्हीं 2 बिंदुओं के अंतर्गत बताइए कि चल कुंडली स्पर्श ज्या धारामापी से किस प्रकार श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है चल कुंडली धारामापी को प्रक्षेपी किस प्रकार बनाते हैं। अगला है चल कुंडल धारामापी की सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई और ज्यामितीय लंबाई लिखिए। अगला है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रति चुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है चुंबक के ध्रुव खंड अवतल बेलनाकार लिए जाते हैं या बनाए जाते हैं, क्यों। आपका आखिरी क्वेश्चन है धारामापी की अधिकतम सुग्राह्यता के लिए शर्तें लिखिए। इस क्वेश्चन को ये शर्तें ना पूछ के सिर्फ धारामापी की सुग्राह्यता क्या है, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो ये रहे आपके सेट ए और बी में जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं यूनिट 3 और 5 के, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप कहीं मत भटकिएगा, क्योंकि वैसे भी आपके पास समय कम है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक शेयर भी जरूर कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में कोई डाउट है या आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या कोई भी समस्या आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।